बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़ के आए हैं इसी चैप्टर के अंदर 10th क्लास के चैप्टर नंबर 3, जिसको जो 12 भी है, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके अंदर हम पढ़ के आए नर्वस कोऑर्डिनेशन और दूसरी हमने पढ़ी थी टाइप्स केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन तो उसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये आ जाते हैं और नर्वस सिस्टम का सारा काम है। दूसरा जो है वो क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, या इसको केमिकल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। एक तो नर्वस सिस्टम के ज़रिए कोऑर्डिनेशन होती है, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। और हमने यही देखना है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। अगर मैं बताऊं कि सादा अल्फाज में एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं, मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सेल्स होते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी अपने अंदर से केमिकल रिलीज़ करवाते हैं पूरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर। वो पूरी बॉडी में जाता है, पूरी ब्लड के अंदर फैलता है, बॉडी में सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट करने के बाद वो जो सेल के अंदर से केमिकल निकला है वो किसी स्पेसिफिक अफेक्टर को जाकर टकराता है, उसके अंदर फिर अटैच हो जाता है, फिर वहाँ पर जाके कोई फंक्शन करवाता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कि वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नर्वस सिस्टम के ज़रिए हो रही थी, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन होगी वो केमिकल के ज़रिए होगी। कोई केमिकल रिलीज़ होगा, केमिकल रिलीज़ होने के बाद वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह जाके उसको वो क्या करेगा, फंक्शनिंग करवाएगा। मिसाल के तौर पे हमारी जो बॉडी ग्रो करती है, बॉडी ने ग्रो करना है, बड़ा होना है, या रिप्रोडक्शन होनी है, या ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ और काम हो रहे हैं, फिर सारा का सारा क्या करवाना है, केमिकल इस्तेमाल होते हैं। केमिकल कौन इस्तेमाल करवाता है, एंडोक्राइन सिस्टम। और वो उस केमिकल को क्या कहते हैं, हार्मोन्स। हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो किसी ख़ास जगह से निकलते हैं और किसी ख़ास जगह पर जाके अटैच हो जाते हैं, या फिर उसका जो टारगेट होता है वो पूरी बॉडी भी हो सकती है, कोई ख़ास एक स्पेसिफिक सेल भी हो सकता है, कोई एक ऑर्गन भी हो सकता है। और वहाँ पर जाके जब टकराते हैं, वहाँ पर जाकर अटैच होते हैं, तो वहाँ पर स्पेसिफिक कोई फंक्शन करवाते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह कोऑर्डिनेशन होती है। और ये यहाँ पर इसके अंदर हार्मोन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है कि ये एंडोक्राइन सिस्टम के अलावा एक्सोक्राइन सिस्टम भी होता है। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिस्टम में एक फ़र्क है कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जब बॉडी ने कोई केमिकल हार्मोन जो रिलीज़ करना है वो रिलीज़ करके पूरी बॉडी में फैल जाना है। ठीक है, लेकिन जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, एक्सोक्राइन सिस्टम के अंदर जैसे आप लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में चैप्टर नंबर 8 में, कि मुख्तलिफ हार्मोन्स को, मुख्तलिफ एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ हो रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें जो रिलीज़ होने के बाद जो स्टमक के अंदर जा रही थी, वो क्या है कि उस और हार्मोन ने, कुछ हार्मोन जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हार्मोन ने डायरेक्टली कहाँ जाना है, एक ख़ास जगह पे जाना है और वहाँ पर जाके अपना फंक्शन करना है। ये क्या होता है कि एक्सोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर डक्ट होती है, कोई ख़ास ट्यूब होती है जो किसी ख़ास जगह पर जाके टारगेट पर जाके ले जाती है। लेकिन एंडोक्राइन के अंदर कोई ख़ास ट्यूब नहीं होती या डक्ट नहीं होती, इसने पूरी बॉडी के अंदर उस केमिकल को फैला देना है और जहाँ जहाँ पर वो काम होना है, जहाँ पर उसके अफेक्टर्स उसको एक्सेप्ट करने वाले मौजूद हैं सेल, वो उसको एक्सेप्ट करके उसकी फंक्शनिंग कर लेंगे। सारे सेल उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर आ गया हार्मोन्स। अब उसी हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं किस जगह से होते हैं, उसमें से एक सबसे पहले जो मेजर ग्लैंड है उसको हम देखते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, कि ये वो ग्लैंड है जो हमारी पूरी बॉडी के तमाम ग्लैंड्स को तकरीबन कंट्रोल करता है और मुख्तलिफ़ कामों को कंट्रोल करता है। बाकी जो ग्लैंड्स मौजूद हैं उनके फंक्शनिंग को भी इसी ने कंट्रोल करना है। इसके अंदर से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो दूसरे ग्लैंड पर जाके एक्ट करते हैं और उनके बाद उनके फंक्शन करवाते हैं। और ये ब्रेन के कंट्रोल में होता है, हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। ये पी शेप्ड होता है, मतलब बिल्कुल छोटा सा होता है, मतलब मटर के दाने के बराबर होता है, और ये दिमाग में होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे। जब हमने पढ़ा था ब्रेन का स्ट्रक्चर, तो तब मैंने बताया भी था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे छोटा सा क्या था, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसके दो लोब्स होते हैं। अगर इसे देखें, हाइपोथैलेमस आ रहा है, हाइपोथैलेमस से ये एक डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है। इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है कि दो लोब से बनाए हुए हैं, दो लोब से बनाया हुआ है और इसको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। ये हाइपोथैलेमस से ऊपर से आ रहा है। अब इसका जो आगे वाला है, जो
हमारी बॉडी के अगली साइड पर होता है, हमारी फ्रंट साइड पर होता है, उसको क्या कहते हैं? एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब। जो पिछली साइड पर होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक हो गया। अब हम पहले देखते हैं एंटीरियर लोब का। अब जो एंटीरियर लोब है ना, ये खुद ब खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता। ठीक हो गया। नहीं सॉरी, ये पोस्टीरियर लोब खुद ब खुद कोई हार्मोन नहीं बनाता। अब एंटीरियर लोब जो क्या होता है कि इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, अब हार्मोन इसके अंदर 5 किस्म के मुख्तलिफ पाए जाते हैं। 5 मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स पाए जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेल्स पाए जाते हैं जिन्होंने क्या बनाना है? हार्मोन बनाने हैं। अब ये होता क्या है, यहाँ पर जब हार्मोन्स बनेंगे, हार्मोन ने बन के जब इसने बनने कब है? जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी। जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होगी तो मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स बनेंगे और मुख्तलिफ काम करवाएंगे। उसके अंदर से मैं सिर्फ 2 हार्मोन को डिस्कस करता हूँ और इनकी फंक्शनिंग को बताता हूँ। सबसे पहला है सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन का क्या मतलब है कि सोमैटोट्रोपिन हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिसने हम रिलीज़ होना है, रिलीज़ होने के बाद हमारे ब्लड में जाना है और हमारी पूरी बॉडी को एक्ट करवाना है। एक्ट करवाने के बाद, पूरी बॉडी पर एक्ट करने के बाद हमारे ग्रोथ करनी है। ठीक हो गया। जो छोटा जब बेबी पैदा होता है तो वो छोटा सा होता है, फिर उसके बाद वो बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है, वो काफ़ी फिर क्या बन जाता है? पूरा मैच्योर एडल्ट बन जाता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर चेंजिंग आती है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर ग्रोथ होती है, वो किस वजह से होती है? ये सोमैटोट्रोपिन हार्मोन होता है, उसके अंदर रिलीज़ होता है। अब इसका ये फंक्शन बता दिया। अब इसके अंदर आती है डिजीज़ कुछ, कि सबसे पहले एक डिजीज़ है ड्वार्फिज्म। इसके अंदर क्या होता है कि जो सोमैटोट्रोपिन है वो लेस अमाउंट के अंदर रिलीज़ होता है। जब ग्रोइंग हो रही है तो ग्रोइंग होने के वक्त अगर सोमैटोट्रोपिन लेस अमाउंट में रिलीज़ होगा तो सही इतना ग्रोइंग नहीं होगी और क्या है? बच्चा वो छोटा ही रह जाएगा और सारी उम्र वो छोटे ही रहेगा। उसको हम क्या कहते हैं? ड्वार्फिज्म इस बीमारी को कहते हैं। वो कि बौना बन जाता है, छोटा कोडू होता है। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी बीमारी है वो क्या है कि जब ग्रोइंग हो रही है, ग्रोइंग होने के दौरान लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होता है ड्यूरिंग ग्रोइंग। जब ग्रोइंग हो रही है, स्टार्टिंग अभी वो बच्चा ही है, उसके अंदर अगर लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होगा तो क्या होगा? उसकी पूरी की पूरी बॉडी बड़ी हो जाएगी, उसमें वो हेल्दी हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा, उसकी हड्डियाँ भी फैल जाएंगी और उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये भी एक बीमारी है। उसके बाद एक बीमारी है कि जब वो मैच्योर हो गया, उसकी बॉडी के अंदर वो मैच्योर हो गया, वो पूरा उसकी ग्रोइंग एज ख़त्म हो गई है, वो बड़ा हो गया 25 साल तक या तकरीबन उसकी ग्रोइंग एज ख़त्म हो गई है, जब बॉडी ग्रो मज़ीद नहीं करती, तब जाके अगर ये लार्ज अमाउंट में रिलीज़ होगा आफ्टर ग्रोइंग, तो फिर क्या होगा? पहले तो क्या था कि पूरी की पूरी बॉडी बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर इसके अंदर पूरी की पूरी बॉडी नहीं बड़ी होगी। इसके कुछ ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, लंग्स और हार्ट और इसके अलावा जो स्टमक वगैरह, ये लीवर वगैरह, ये बड़े होना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा ये है कि जो इसके छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे हाथ है, हाथ और पैर वगैरह, ये बड़ा होना शुरू हो जाएंगे। मतलब पूरा नहीं साइज़ बड़ा होगा, लेकिन यह है कि कुछ बॉडी के पार्ट्स बड़े हो जाएंगे। और ये भी एक काफ़ी ज़्यादा बीमारी है, इसको कहते हैं एक्रोनिम। बीमारी के तीनों का नाम बता दूँ। पहला ड्वार्फिज्म, दूसरा है गाइगेंटिज्म और तीसरा है एक्रोमेगली। ठीक हो गया। ये 3 बीमारियाँ जिसके अंदर। उसके बाद अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हमारे बॉडी के अंदर एक और पार्ट मौजूद होता है, एक और ग्लैंड मौजूद होता है, थायराइड ग्लैंड। वो हमारी गले के साथ होता है, ट्रैकिया के साथ। ये हम आगे पढ़ेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। अब थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म कराना आता है, प्रोटीन्स की उसके डाइजेशन करवानी होती है, या फिर उसके अंदर मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स की डाइजेशन करवानी होती है। अब ये सारा का सारा क्या है, किसके अंडर होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग अगर हार्मोन रिलीज़ होगा, जाके ये थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करेगा और थायराइड ग्लैंड अपना हार्मोन्स रिलीज़ करेगा। ठीक हो गया। ये था एंटीरियर लोब। इसके अलावा कुछ मज़ीद हार्मोन्स होते हैं, 3 हार्मोन्स और होते हैं। उसका क्या काम होता है कि रिप्रोडक्शन के अंदर, मेल और फीमेल के रिप्रोडक्शन के अंदर काम होता है, या फिर हमारा जो एड्रिनल ग्लैंड होता है उसके अंदर भी इसका काम होता है। एड्रिनल ग्लैंड भी हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा पार्ट है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 हार्मोन होते हैं सिर्फ, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। वैसोप्रेसिन का एक और नाम भी है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसको वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब इसका फंक्शन अगर देखें तो इसका काम क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जब यूरिन ने
हमारी बॉडी से निकलना होता है तो उसके अंदर कितनी मिकदार में पानी जाएगा, हमारी बॉडी से रिलीज़ होगा और कितनी मिकदार में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होगा, ये वैसोप्रेसिन नहीं करना। अगर मिसाल के तौर पे दो कंडीशन है कि हमारी बॉडी के अंदर पानी की पहले ही काफ़ी ज़्यादा कमी है और जब हमें यूरिन है तो नेफ्रॉन ने अब्जॉर्प्शन किया, अब वहाँ से दोबारा जब पानी वापस आना है, कितना आना है, तो ये वैसोप्रेसिन नहीं कहना। अगर हमारी बॉडी के अंदर पहले ही पानी कम है तो वैसोप्रेसिन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होगा, या एंटी डायूरेटिक हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होगा। जब ज़्यादा मिकदार में रिलीज़ होगा तो वो जाके किडनी पर अफेक्ट करेगा और किडनी क्या करेगी, कोशिश करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बॉडी के अंदर स्टोर कर लिया जाए और कम मिकदार में पानी निकाला जाए और ज़्यादा मिकदार में साल्ट निकाले जाए। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन में हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी मौजूद हो तो क्या होगा, वैसोप्रेसिन रिलीज़ नहीं होगा और हमारी किडनी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा मिकदार में क्या रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, पानी। ये थे दो कंडीशन। और इसकी डिजीज़ की बात करें कि कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर से पानी वैसोप्रेसिन से रिलीज़ नहीं हो पाता और पानी हमारी बॉडी से रिलीज़ होता जाता है, ठीक हो गया। और इस कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा क्या चीज़ होती है, ग्लूकोज होती है, शुगर होती है, हमारी बॉडी से निकल जाती है और हमारी शुगर का मसला आ जाता है। तो इसी वजह से एक बीमारी आती है डायबिटीज़। लेकिन डायबिटीज़ इंस्पाइडस है ये, जिसके अंदर ज़्यादातर जो पैनक्रियाज से रिलेटेड होती हैं डायबिटीज़, वो डायबिटीज़ मेलिटस होती है, लेकिन ये डायबिटीज़ इंस्पाइडस है। इसके अंदर ज़्यादातर जो शुगर है, वो शुगर लेवल ब्लड के अंदर वो कम होता है, ये वैसोप्रेसिन की वजह से होता है। उसके बाद जो दूसरा हार्मोन है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन के जो मेन है वो दो काम है कि जब बेबी की बर्थ हो रही होती है, बेबी की बर्थ होने के दरमियान जब बेबी ने बाहर निकलना है फीमेल बॉडी के अंदर से, तो फीमेल बॉडी के अंदर से जो यूट्रस की वाल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको दबाती है, उसको दबाता ही ऑक्सीटोसिन उसको दबाने में मदद देता है। जब वो दबाएगा तो बेबी बड़ी ईजिली बॉडी के अंदर से बाहर आ जाएगा, ठीक हो गया। पहला काम इसका ये था कि बेबी की बर्थ के वक्त यूट्रस वाल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ताकि बेबी ईजिली बाहर आ जाए। दूसरा ये है कि जो बेबी ने जब ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, माँ का दूध पीना है, तो वो दूध भी ब्रेस्ट के अंदर से जब बाहर निकालना है, वो बाहर किसकी वजह से निकलता है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन होगा तो इस वजह से ब्रेस्ट के अंदर से दूध बाहर निकलेगा। अक्सर ऐसा होता है कि जो गाय भैंस वगैरह है उनको भी ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, उनकी बॉडी के अंदर से वो निकले, दूध निकल सके। और इसके साथ साथ ही हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड था, इसके एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब ख़त्म हो रहा है और इसके जो हार्मोन्स है, उनका फंक्शन, उनकी डिजीज़ मैंने सब कुछ बता दिया। इसके मतलब फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया।